आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी बातें। बाजार में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार लेकिन निचले स्तरों से अब रिकवरी लौटती हुई दिख रही है और बाजार थोड़ा ऊपर आने की कोशिश है और फिर से 9,900 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और ये फिर से रिकवरी लौटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोनस के ऐलान के बाद और स्टॉक में अच्छी मजबूती दिख रही है। कल देर शाम के नतीजे और आज एजीएम में रिलायंस जियो को लेकर जो ऐलान हुए और बोनस जो अनाउंस किया है कंपनी ने, उसके बाद शेयर है मजबूत 50 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। लेकिन इसका असर दिख रहा है तमाम टेलीकॉम शेयरों पर। यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम शेयरों में तो नुकसान है ही, लेकिन विप्रो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आए और बायबैक का भी ऐलान किया और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होती दिख रही है। लेकिन आज मिड कैप शेयर एक्शन में है। मिले जुले नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। अशोक लेलैंड के कमजोर नतीजे स्टॉक पर दबाव, इंडियन बैंक के नतीजे अच्छे हैं। डीएचएफएल नतीजों के बाद फिसलता हुआ तेजी से, तो मिड कैप इंडेक्स में भी दबाव इन्हीं नतीजों के चलते हुए आज आपको देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप शेयर, मिड कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में बना हुआ है। हर्षदा जी, और सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। जैसे अनिल ने कहा, सीमित दायरे में कारोबार है। आज 9,842 का लो बनाने के बाद बाजार में लेकिन निचले स्तरों से आप कह सकते हैं करीब 40-45 पॉइंट की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन 9,900 के हम पार नहीं निकल पाए हैं। वहीं पर बाजार इनफैक्ट खुला था और कुछ होल्ड करता हुआ दिखाई दे, लेकिन दोपहर में हमने देखा बिकवाली का दबाव आया। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है करीब 55 पॉइंट की, लेकिन मिड कैप्स आज प्रेशर में है। ये इंडेक्स टूटा, इनफैक्ट इंट्राडे में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट बनती हुई दिखाई दी थी। एक पुलबैक आया है, लेकिन 50 पॉइंट की गिरावट अभी भी बनी हुई है। और बैंक निफ्टी में भी आज हमने देखा है, आपको याद होगा इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी में इनफैक्ट लीडरशिप दिखाई थी और अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा थकावट के साइंस दिखा रहा है, क्योंकि आज देखिए एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर फिर से नए हाइज और ज्यादा ऊंचाई दिखाने की, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं ट्रेडर्स। फिलहाल एकदम शांत ट्रेड, सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर। ओके, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि इस शो में अगले 1 घंटे में क्या कुछ खास है आपके लिए। सबसे पहले सवाल तो यही कि अगले हफ्ते है वायदा कारोबार की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पहले ये जो हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्या अगले हफ्ते में 10,000 का वो जादुई आंकड़ा बाजार छू पाएंगे? इस पर हम बातचीत करेंगे इंडिया इन्फोलाइन के संजीव बसीन से। रिलायंस जियो के धमाकेदार ऐलानों के बाद टेलीकॉम सेक्टर पर जो दिख रहा है असर, शेयरों में क्या करें आप, ये भी बताएंगे। और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। निजी टेलीकॉम कंपनियों पर लटकी है सीएजी की तलवार, इन कंपनियों में क्या करें आप, बताएंगे हम आपको इसी शो में। लेकिन साथ ही फोकस शिफ्ट होगा अगले हफ्ते पर, और अगले हफ्ते निफ्टी की 17 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। बताएंगे हम आपको कि एचडीएफसी बैंक, जी एंटरटेनमेंट, भारतीय इंफ्राटेल और अंबुजा जैसी कंपनियों में नतीजों से पहले क्या करें आप। और हर रोज की तरह स्टैंडर्ड मेनू तो आपके लिए हो गई, कहां करें लॉन्ग, क्या करें शॉर्ट, बताएंगे आपको हम। साथ ही 3 बजे आपके लिए होगी निफ्टी पर बेहतरीन 3 कॉल्स और 3:15 बजे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स आपके लिए। तो एक्शन पैक कार्यक्रम रहेगा, लेकिन पहले देख लिया बाजार की चाल कैसी है और खासकर कौन से स्टॉक्स है आज फोकस में। आज तो दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है, बेहतरीन नतीजे, लेकिन जियो को लेकर जो इन्होंने ऐलान किए हैं, जियो फोन जो 24 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर हमने देखा है करीब 3% का उछाल देखने को मिला है। स्टॉक में ऑफकोर्स 1:1 बोनस से भी बाजार में काफी उत्साह देखा गया है। और जियो को लेकर जो भी प्लान्स अनवील हुए हैं आज की एजीएम में, उसका बुरा असर देखिए। भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे, आइडिया के तो बुरे हाल है, 3.5% का नुकसान देखने को मिला है और कुछ सेंटिमेंटल इंपैक्ट आरकॉम पर भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो स्टॉक्स हैं जो पिट रहे हैं आज, मेटल्स की चमक फीकी पड़ी है। इनफैक्ट ये दूसरा सत्र होगा लगातार जहां पर बिकवाली अब देखने को मिली है। जेएसपीएल, वेदांता, सेल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन टेक्नोलॉजी जोश में है और पूरा श्रेय जाता है विप्रो को, क्योंकि विप्रो का बायबैक 320 रुपए प्रति शेयर पर आएगा और उस खबर पर स्टॉक में ज्यादा एंथुजियाज्म है। गाइडेंस को बाजार फिलहाल इग्नोर कर रहा है जो सॉफ्ट है सेकंड क्वार्टर के लिए। एचसीएल टेक, साइंट, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों में भी कुछ तेजी की पोजीशंस बनी हैं। रिजल्ट का देखिए असर क्या है आज। अशोक लेलैंड ने निराशाजनक नतीजे पेश किए, मार्जिन्स काफी कम रहे हैं, 3.5% टूटा है काउंटर। इंडियन बैंक के नंबर्स पर हल्की सी बढ़त अभी भी बनी हुई है। डीएचएफएल में हमने देखा है 3%, 4% का नुकसान। कैनफिन होम्स इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मर रह चुका है नतीजों के बाद, यहाँ पर बिकवाली हावी, लेकिन टिन प्लेट थकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है प्रॉफिट फ्रंट पर टिन प्लेट के लिए, और ये स्टॉक देखिए करीब 7% ऊपर इस समय।
ओके, तो ये है स्टॉक्स एक्शन में दमदार प्रदर्शन करते हुए आज के सेशन में फियर एंड ग्रीड मीटर मजबूती के साथ 56 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है। जिस तरह से मिड कैप शेयरों को छोड़कर दिग्गजों में तेजी है, बैंक निफ्टी में तेजी है, उसका फायदा फियर एंड ग्रीड मीटर को मिलता हुआ दिखा है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करेंगे किरण जाधव से, कहाँ करें लॉन्ग और किन शेयरों में बनाएं आप शॉर्ट पोजीशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक स्टॉक के साथ जो वाकई में काफ़ी कमज़ोर है, वो है डिश टीवी। 5% का नुकसान, 6% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, हालांकि काफ़ी तेज़ी से फिसला भी था, थोड़ा रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। लेकिन इस तरह से रिलायंस जियो के ऐलान हुए कि अब आप जियो मोबाइल के साथ भी उसे टीवी से कनेक्ट करके आराम से टीवी देख पाएंगे, अनलिमिटेड डेटा ले सकेंगे। उसके बाद डिश टीवी पर मार पड़ती हुई दिखी। शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि पिछले 2-3 सेशन तो बड़े मजबूत रहते हैं। किरण, इसके लिए क्या करना चाहिए शेयर में? नहीं, बिल्कुल शॉर्ट के बन के ही चलना चाहिए। वैसे भी अगर हम अगले पिछले 3 महीने का चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम ही है। हल्के से अप मूव्स देखने को मिलते हैं, पर ये अप मूव्स कन्वर्ट होते हैं बिकवाली में। तो मेरा मानना है कि ये मार्केट अंडर परफॉर्मर भी है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलता नजर नहीं आएगा, तो इससे बेच के ही चलना चाहिए। यही सही स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर इनफैक्ट डिश टीवी पर आती हुई। कुछ और काउंटर्स देखेंगे हम जहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं नोटिस कर रही थी कि इन आईटी काउंटर्स में काफ़ी जोश है, लेकिन विप्रो में जो तेज़ी बनी है, किरण, ये लास्ट करेगी क्या? क्या उतना ही एक्शन वायदे में भी देखा गया है? अब देखिए 11-12% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो क्या ये एक ट्रेड आप कैरी करना चाहेंगे? हर्षद जी, बिल्कुल कैरी करना चाहूंगा, क्योंकि जो स्विंग टॉप था 280 का, वो उसने आज क्रॉस किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखते हैं तो करीबन 12% के राइज ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। तो इन ऑल अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल लॉन्ग पोजिशन रखनी चाहिए। 280 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और मेरा मानना है कि 305 310 ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए आते दिनों में। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त विप्रो पर। जुबिलेंट फूड एक और स्टॉक है जहां पर आज तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिख रही है। स्टॉक है 4% कमजोर और ओपन इंटरेस्ट 11% से नीचे आया है। क्या किया जाए इसमें? सिर्फ तेजी की पोजीशन है तो खत्म करें या शॉर्ट भी कर सकते हैं? बताएं आप किरण। नहीं, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस है तो वो अनवाइंड कर सकते हैं, और इधर से बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि 1201 लेवल रहेगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो में टेस्ट करेगा, और इधर से वापस एक बार अपमूव देखने को मिल सकता है, पर ये अपमूव लिमिटेड रहेगा 1300 1325। हमने बहुत बड़ी रैली देखी है 900 से लेके 1350 तक, 1325 तक। तो अभी टाइम करेक्शन होगा, शायद अगले 15-20 दिन में इसी 50-75 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। उसके बाद एक नया डिसिसिव मूव आता नजर आएगा। तो अभी के लिए एग्जिट रहेगा लॉन्ग पोजीशन से। DHFL पर अपनी राय दीजिए किरण, क्योंकि मैं नंबर्स देख रही हूँ। 201 करोड़ के मुकाबले 260 करोड़ का मुनाफा, मार्जिन्स इनफैक्ट फ्लैट रहे हैं, डिसबर्समेंट में 32% का उछाल देखने को मिला है। तो नंबर्स में मुझे तो ऑन द फेस ऑफ इट कुछ ऐसे खराब नहीं दिख रहा है। कुछ और डिटेल हम निकालेंगे, लेकिन स्टॉक देखिए काफी पिटा है, 4% का डिक्लाइन। क्या किया जाए? ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो चुका है। मेरा मानना है कि निचले स्तरों से 450 के लेवल से एक अच्छा खासा मूव हमने देखा है ऑन द हायर साइड। तो इधर बहुत ज्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा, तो इधर भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेने की सलाह होगी। ये अगर 466 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो वापस एक बार एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिलेगी, जो कि 475 480 लेवल्स टेस्ट वापस एक बार करते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि इधर कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए, बेरिश तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा सा बुलिश रहे, निचले स्तर पर खरीदारी का सोचें। लेकिन एक और स्टॉक जो वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया, HDIL, सुबह तो मजबूत था लेकिन बाद में कमजोरी हो गई, अब 2-2.25% कमजोर है। फिर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 12% हो सकता है बैंड में चला भी जाए, यू नेवर नो। ये बताइए इस स्टॉक में क्या किया जाए? इन लेवल्स पर लॉन्ग करें या शॉर्ट? कुछ नहीं करना चाहिए अनिल जी। ये सवेरे हमारे रडार पे भी आया था, बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा था, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और उसके वजह से ये स्टॉक नीचे आया है। वापस एक बार ये पुल बैक 1-2 दिन में वापस एक बार 90-91 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, 84 का बहुत अच्छा बेस है इसमें, और मेरा मानना है कि अगले सीरीज में ये स्टॉक 98-100 लेवल्स टेस्ट करेगा। अदानी
अदानी पावर में इनफैक्ट हमने देखा है पिछले आधे घंटे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ। अब आप देखेंगे स्टॉक तो 7% ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं, करीब 12 लाख शेयर ही ऐड हुए हैं। क्या करेंगे किरण, ये जो तेजी आई है वो लास्टिंग नहीं दिख रही है, टिकेगी नहीं? टिकेगी हर्षदा जी, मुझे लगता है कि ये पोजीशन लॉन्ग पर रहनी चाहिए और इसके टारगेट्स 3350 के देखने को मिल जाने चाहिए ऑन द लोअर साइड। 3350 पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि इसने कई बार ये इस लेवल को टेस्ट किया और इधर से नीचे आते नजर आए। तो 3350 अगर निकल जाता है तो बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो इन ऑल लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेड के लिए 30 रुपए 30 पैसे का रहेगा। परफेक्ट, ये है राय आपके लिए अदानी पावर पर। शुक्रिया आपका किरण जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। ब्रेक का वक्त है, इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे दो नए विशेषज्ञ। फंडामेंटल राय देने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज से जुड़ेंगे सिद्धार्थ सेडानी, और इक्विटी रश के कुणाल सरावगी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो बताएंगे चार्ट्स पर शेयरों की स्थिति इस छोटे से ब्रेक के बाद। मजबूत है बाजार, फिर से 9,900 के पार निकलता हुआ निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है इस वक्त, और बैंक निफ्टी पे 25 अंकों की मजबूती है। हालांकि 35 अंक नीचे अभी भी मिड कैप इंडेक्स, और दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ा है रिलायंस, और यहीं से फिर से बाजार में खरीदारी आती हुई दिख रही। तो लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि नतीजे के बाद और एजीएम के बाद रिलायंस में मुनाफा वसूली हावी नहीं होती दिख रही, बल्कि और खरीदारी होती हुई दिख रही है। दमदार नतीजे और उसके बाद एजीएम में बोनस का ऐलान, बाजार में जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जोश आता हुआ दिख रहा है कई और सारे स्टॉक्स में, मसलन आप देखिए जेपी एसोसिएट आज सुबह से मजबूत, और ये एक और स्टॉक है जो दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आइए शामिल करते हैं दो नए एक्सपर्ट्स को। आनंद राठी सिक्योरिटीज से हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। कुणाल, पहले आप राय दें जेपी एसोसिएट पर। बैन में तो है, अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं घटा है, 2% है, लेकिन संभावना है कि आज निकल जाए। ये बताइए कि इन लेवल्स पर क्या कोई फ्रेश खरीदारी बनती है या फिर देर हो चुकी है? मुझे लगता है कि अनिल जी, अगर आप थोड़ा कोटेशनल लॉस बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हो तो डेफिनेटली जेपी को कैश मार्केट में खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह का बिल्डअप हम देख रहे हैं, जिस तरह का गैप अप आज दिखा है, इसका अगर एक टारगेट इवेल्युएट करें तो मुझे लगता है कि इसमें 28-29 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो जेपी डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक बड़े स्टॉप लॉस के लिए हालांकि तैयार रहना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है 23.50-24 के रीजन में रखना। 23.50 के आसपास 2350 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। चार्ट्स पर तो शायद सिर्फ एक ट्रेड लेना आसान होगा चार्ट्स देखकर। सिद्धार्थ, आप बताइए, आज जो तेजी की वजह है वो यही है कि राकेश झुनझुनवाला ने जून तक के क्वार्टर में कंपनी में 1% की हिस्सेदारी ली है। अब उनकी कितनी हिस्सेदारी है उसकी आइडिया नहीं है। ये ओल्ड न्यूज अब रिपोर्ट हुई एक्सचेंजेस द्वारा। तो निवेशक जो आज उछल उछल कर स्टॉक को ले रहे हैं, उसमें कुछ संभलने की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है सिर्फ इसे ट्रेड की तरह देखें, स्टॉप लॉस लगाइए, जितना पैसा बनता है उसी से खुश रहें? देखिए, मैं मानता हूं कि इसे एक ट्रेड की तरह देखना चाहिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जेपी एसोसिएट अपनी जो भी डेट सर्कल से बाहर तो निकल रही है, सो फंडामेंटली थोड़े इम्प्रूवमेंट है, पर वैसे भी नहीं है कि जेपी एसोसिएट को कूद कूद के बाय करना चाहिए। तो हम मानते हैं कि अभी के दृष्टि में इसे एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही देखना चाहिए। ओके, ये राय है। इस वक्त एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में दिख रहा है, और वो है IFCI। 5-5.5% मजबूत है। आज सुबह तो इस खबर के दम पर भागा कि NSE ने जो सेबी के साथ कंसेंट अर्जी फाइल की, उसके बाद अगर सेबी मान जाता है तो जाहिर सी बात है कि NSE का IPO आएगा और इनके लिए रास्ता साफ होता दिखेगा। दिन में थोड़ा कमजोर ये हुआ कि CAG की तरफ से कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन आए थे, वो खबर में पूरी पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ नेगेटिव खबर थी IFCI के लिए, तो उसके बाद थोड़ा कमजोर हुआ, फिर से मजबूत होता दिख रहा है। इस स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप कुणाल? चार्ट देखिए जरा।
देखिए बहुत बढ़िया स्टॉक है अनिल जी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली किसी तरह का रिटर्न नहीं दिया इसने, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे लगता है बहुत प्रिडिक्टेबल चार्ट है। अगर आप देखिए सपोर्ट 25 के आसपास है, 24.5-25 के रीजन में बाय करें तो मुझे लगता है कि 30-31 तक ये काउंटर चला जाता है। उन स्तरों पर आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मुझे लगता है इस बार भी शायद 30-31 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ एक स्टॉप लॉस रखकर 26-50 का डेफिनेटली बाय करें। मुझे लगता है 31 तक इस तेजी में काउंटर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर हमने देखा है एक्शन बढ़ रहा है। रैमको इनफैक्ट 3.5% ऊपर 246 के लेवल। सुज़लॉन एनर्जी में तेजी पकड़ रही दिख रही है, इनफैक्ट 3% ऊपर अभी अभी वो मूव आ रहा है। इस पर आप अगर राय दे सके कुणाल। देखिए सुज़लॉन में डेफिनेटली अभी मोमेंटम बना है कुछ अच्छा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है जब तक 20 पार ना कर जाए तब तक इसमें कोई बहुत एग्रेसिव होकर बाय नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक रेंज में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बेट जरूर हो सकती है, लेकिन पोजिशनल लिहाज से मुझे लगता है 20 का पार होना जरूरी है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। इस बीच एक और स्टॉक जस्ट डायल एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज, और लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी 11% बढ़ा है एक्चुअली। और सिद्धार्थ, इस पर आपसे राय लेना चाहूँगा। जब ये रिलायंस की एजीएम हो रही थी तो उसमें एक फीचर हम ये देख रहे थे कि अगर आप वॉइस कमांड दें उसके बावजूद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत मिल जाएगी। जैसा कि गणेश चतुर्थी कब है ये पूछा था, हर्ष का सवाल है ना, और तुरंत आ गया था। वो अगस्त की कोई डेट आई थी, 13 अगस्त या समथिंग। तो मैं और हेमंत जब ये शो कर रहे थे हम ये सोचते थे कि अब तो फिर जस्ट डायल का काम क्या रह जाएगा। अगर सिर्फ आप वॉइस कमांड से पूछें कि भाई मुझे इसका नंबर चाहिए। जस्ट डायल ने वैसे वो फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है ऐसा, तो उन्होंने टाई अप तो करना पड़ेगा फटाफट जियो के साथ, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है मामला। हाँ। तो और गूगल ये करके देता है आपको। हाँ, तो जस्ट डायल का बिजनेस मॉडल खतरे में, क्योंकि गूगल और जियो के सामने जस्ट डायल के लिए टिकना तो मुश्किल काम होगा, राइट। सिद्धार्थ, फिर कोई वजह बचती कि आप जस्ट डायल के शेयर को पोर्टफोलियो में रखें? जी, मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा जस्ट डायल को। इनफैक्ट हम मानते हैं कि इसका बिजनेस और डिमिनिशिंग हो सकता है। एक बिजनेस जो इन्होंने हाल फिलहाल में शुरू किया था वो जेडी ओनली, जिसके ऊपर बहुत बड़ा केपेक्स हुआ था, जिस कारण से नतीजे भी खराब थे। अब ये कुछ कुछ अच्छे नतीजे ला सके आने वाले समय में तो देखना चाहिए। बाकी अभी के लिए जस्ट डायल को अवॉइड करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं जिस हिसाब से जियो ने फीचर लाए हैं या इत्यादि कंपनी ने फीचर लाए हैं, और जियो का जिस हिसाब से बैंडविड्थ है, हम नहीं मानते हैं कि जस्ट डायल को बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्णता मिलेगी यहाँ पे। तो जस्ट डायल को अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। फायदा कारोबार के बैन से भी मार निकला है कुणाल, तो आज तो मौका भी है, तो लोगों को क्या इसे जिनके पास है उसे बेच देना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है अनिल जी, अगर आपने पहले इसको खरीद रखा है और अभी तक आपने नहीं बेचा है तो अब वजह नहीं है कि इसको बेचें, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट है जो कि 350 के आसपास है और वहीं से हमने इसमें बाउंस आते हुए देखा है। तो क्योंकि इसमें एक बड़ा करेक्शन आ चुका है, मुझे लगता है उसी अनुपात में इसमें एक पुल बैक भी आ सकता है, और उस पुल बैक में आपको 440 445 के लेवल्स भी आते दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है पुल बैक के लिए आपको वेट करना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं निकले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसको देखें तो डेफिनेटली मैं सहमत हूं कि इसको बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए और किसी भी पुल बैक में इसमें से निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। 440 मुझे लगता है बेटर एग्जिट पॉइंट होगा मौजूदा भाव से। हाँ, अगर आ जाए तो। ये चार्ट देखिए, मतलब ये हाँ थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है लगातार। निफ्टी 12 महीनों में कहां से कहां पहुंच गए। इस स्टॉक की हालत देखिए, 30-35% नीचे, और वोलेटिलिटी कितनी है, मतलब 52 वीक हाई और लो दोनों एक ही साल में बन जाते हैं। मतलब वो वैसा हाल है कि इतना ऊपर नीचे होना। एक बार फिर से जस्ट डायल का बताइए चार्ट, जस्ट डायल का क्या हाल है देखिए। मतलब मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक है ही नहीं, ये सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक रह गया है। और 3 महीने का चार्ट देखिए, बुरा हाल है। ओके, तो पैसा काफी लगा है इन्वेस्टर्स का, उम्मीद करें कि अब आगे थोड़ा आप संभल कर काम करें। इनफैक्ट जहां पर जस्ट डायल इतना खराब प्रदर्शन दिखा रहा है, एक और स्टॉक है अनिल, टिन प्लेट। मैं उसके आज नंबर्स देख रही थी और काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया, 14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। साथ ही साथ हमने देखा है सेल्स फ्रंट पर भी एक अच्छी तेजी, और इसका अगर आप ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे तो लगभग 100% के रिटर्न्स बने हैं। सिद्धार्थ, नॉर्मली ये कंपनी छोटी मानी जाती थी, वैसे भी ये
टाटा स्टील ग्रुप को बिलोंग करती है। और एक बड़ी डेवलपमेंट मुझे याद है पहले हुआ करती थी और काफी एक्टिवली लोगों ने पहले चर्चा भी की थी कि फाइनली टिन प्लेट को टाटा स्टील के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। वैसी खबरें तो ऑफ लेट आई नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में हमने देखा है बढ़ चढ़कर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 150 के लेवल्स आज खड़े हैं इसमें। क्या ट्रिगर है इतनी तेजी का? दूसरा, नतीजों के बल पर क्या आपको लग रहा है अब यहाँ पर शायद भरोसा बढ़ जाएगा लोगों का? देखिए, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक तो पहले तो ओवरऑल स्टील और मेटल स्पेस में रियलाइजेशन बेटर होते जा रहे हैं और चाइना में 100 मिलियन टन की कैपेसिटी और कट हो सकती है। ये पूरी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि मर्जर की, ये एक पॉइंट है। और दूसरा, टाटा पूरे ग्रुप में एक टर्न अराउंड सी है। सारी कंपनियों में एक बहुत बड़ा एम्फेसिस दिया जा रहा है सारी कंपनियों को टर्न अराउंड करने के लिए। ये दोनों ही कारण है जिस कारण से टाटा समूह की सारी कंपनियों में आगे पीछे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। टिम्पलेट भी उसी का एक पार्ट है, हमारी कवरेज में नहीं है। बट ओके, टिम्पलेट फिलहाल कवर नहीं करते हैं सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉक्स जो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अब धीमे धीमे थोड़ी रिकवरी मिड कैप शेयरों में भी बेहतर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अब खरीदारी आती दिख रही है निचले। बजाज हिंदुस्तान देखना चाहिए अनिल, क्योंकि वहां पर एक बहुत स्मार्ट मूव आ रहा है। करीब 5-5.5% का उछाल निचले लेवल से। इनफैक्ट लैंग्वेज कर रहा था, नेगेटिव टेरिटरी में चला गया था अकाउंट, और अब आप देखिए अब अच्छी तेजी इसमें बनती दिखाई दे रही है। क्या हुआ ऐसा? ओके, यूपी के बाकी शुगर मिल्स दिखा दीजिए। बलरामपुर, बजाज, द्वारिकेश, धामपुर, खाली बजाज में ही है या और किस में भी है? बलरामपुर में भी आया, बलरामपुर। और दिखाइए, द्वारिकेश, धामपुर, उगार, औध, ये सारे के सारे यूपी की शुगर मिल रही है। लगता है शुगर में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। सारे पूरा शुगर पैक दिखा दीजिए फिर एक साथ। अच्छा, द्वारिकेश नहीं है, बाकी सब ठीक है। ओके, तो शुगर, अच्छा शुगर ट्रैक कर रहे हैं आप सिद्धार्थ? कुछ है इस सेक्टर में दम निवेश के लिए? देखिए, फंडामेंटली तो ये पूरा ही स्पेस एक इम्प्रूवमेंट की दिशा पे है। प्रोडक्शन तो देखिए अनिल जी बढ़ नहीं रहा है और ना ही ये साल बढ़ेगा। प्राइजेस फर्म है, तो ये दोनों ही समीकरण देखते हुए और इंपोर्ट ड्यूटी जिस हिसाब से लग रही है, इसमें ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये स्पेस में कोई भी स्टॉक के साथ नहीं जाना चाहिए। हम मानते हैं कि एक ही कंपनी है मात्र जो बैलेंस शीट वाइज सबसे साउंड है, वो है बलरामपुर चीनी। अगर निवेश के लिए देखना हो तो बलरामपुर चीनी पे ही ध्यान देना चाहिए। ओके, और वो काउंटर भी इनफैक्ट निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ नजर जरूर आया है। इसके साथ ही कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं ट्रैक्शन बढ़ रहा है। जेट एयरवेज में एक स्पाइक आना शुरू हो रहा है। हालांकि 2% निचले लेवल से उठा है शेयर, अब आप देखेंगे 595 के आसपास ट्रेड करता हुआ। काफी दिनों बाद ये थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब एविएशन तो खबरों में है क्योंकि QIP लाने की तैयारी है कंपनी की। कुणाल, जेट में क्या आप देख रहे हैं ये, और दोनों को अगर कंपेयर करना हो बेहतर ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, दोनों को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इंडिगो बेटर लगता है चार्ट्स पर। अगर आप देखें आज तक मुझे लगता है, हालांकि दोनों ही काउंटर्स अच्छे हैं और मुझे लगता है दोनों में ही और अपसाइड बन सकता है। जेट एयरवेज में मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव बना है, करेक्शन भी आया कुछ मामूली सा पिछले कुछ दिनों में और अब दोबारा से रिजम्पशन देख रहे हैं। मुझे लगता है एक बार 620 निकाल जाए जेट तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर 650 660 के लेवल्स बहुत कम वक्त में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 से 15% की तेजी की गुंजाइश और है, बाय करके चलना चाहिए। इंडिगो हालांकि इसके मुकाबले बेहतर है और उसमें भी मुझे लगता है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी मुमकिन है। ओके, सिद्धार्थ जी, अशोक लेलैंड के नंबर्स आपने कैसे देखे? मतलब नंबर्स के बाद जो तेजी से गिरा, मार्जिन काफी कम घट कर आए थे, मेरे ख्याल से 7% के आसपास थे। तो लोग, क्या ये वन टाइम मतलब एक ही तिमाही की दिक्कत है कि वो मार्जिन इस तरह से तेजी से गिरे कि प्री GST सेल्स वगैरह हुई होगी या जो भी, या फिर दिक्कत है? क्या किया जाए इस शेयर में अब? देखिए, हमारी सलाह है अशोक लेलैंड पे बाइंग करके चल सकते हैं 6 महीने से 12 महीने के लिए। पहली चीज, LHCV लो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बिक्री सेल्स बहुत अच्छी हो सकती है पूरे साल में। दूसरा, ये लोग के जो पार्ट्स के बिजनेस है, जैसे कि जो भी स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस है, वो 30% YOY ग्रोथ हो रहे हैं। मार्जिन्स पे उतना इम्प्रूव जो इम्पैक्ट देखने मिला है ये इम्प्रूव हो सकता है। तो स्पेयर पार्ट्स और दूसरा LHCV दोनों के ऊपर देखते हुए अशोक लेलैंड पे सलाह बाइंग की रहेगी 130 के टारगेट से।
ओके, तो 130 का टारगेट, एक स्ट्रॉन्ग टारगेट यहाँ पर आता हुआ। आपको याद होगा पहले ये काउंटर 100 के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था, अब निकला है तो यहाँ पर भरोसा बढ़ रहा है कि बेहतर रिटर्न्स दिलाएगा जरूर। शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जिन स्टॉक्स पर आज हमने चर्चा की है? इनमें से मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन को जरूर रेकमेंड किए होंगे। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। कुणाल से आगे चर्चा जारी रखेंगे। इनफैक्ट आगे हमारे साथ दो और जानकार जुड़ेंगे, बात करेंगे संदीप वागले से और साथ ही साथ कुछ और जानकारों से भी राय लेकर आएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। संजीव भसीन हमारा साथ देंगे इंडिया इन्फोलाइन के। नतीजे ढेर सारे आने वाले हैं अगले हफ्ते, उस पर भी एक चेक लेंगे हमारी रिसर्च टीम के साथ कि क्या उम्मीद है बाजार की। बने रहिए CNBC आवाज पर। देख रहे हैं आखिरी सौदा। निफ्टी पहुंचा है 9,900 के पार एक बार फिर, और उम्मीद यही है कि लेवल्स को अब हम होल्ड करेंगे। इस बीच निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपको बताते हैं। रजत बोस पहले दे रहे हैं राय निफ्टी पर तेजी की, और यहाँ पर रजत का टारगेट है 9,948 का। स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है 9,775 पर रखने का, और कहना है इनका कि 1 से 2 दिनों में 99.48 के लेवल्स अचीव होंगे जरूर। ओके, लेकिन इसके अलावा अमित हर्षिकर निफ्टी पर देना चाहते हैं शॉर्ट कॉल। 9,900 के नजदीक उनकी बेचने की राय है, और साथ ही उनका टारगेट जो आता दिखा है नीचे की तरफ 9,700 का है। क्या बात है, बड़े लंबे टारगेट है नीचे। चलिए देखते हैं आते हैं या नहीं, लेकिन 9,950 पर स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। ओके, कुणाल सरावगी हमारे साथ है। कुणाल से पूछते हैं उनकी राय। बताएं कुणाल, खरीदेंगे या बेचेंगे? देखिए, मेरी राय खरीद की है अनिल जी। मुझे लगता है कि अगले 3 सेशंस का, यानी कि वेडनेसडे तक का टारगेट जो है वो 9,990, 10,000 से कुछ कम मैंने टारगेट रखा है, और मुझे लगता है 9,840 पर स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, 99.90 का टारगेट इनफैक्ट कुणाल दे रहे हैं। संदीप वागले हमारे साथ है। वागले साहब, 9,900 के ऊपर बाजार, बताइए क्या टारगेट रहेगा निफ्टी में? आफ्टरनून हर्षदा, उस लिहाज से तो मैं बुलिश ही हूँ, लेकिन 10,000 मुझे बहुत जल्द 1-2 दिन में होते हुए नहीं लगता है, क्योंकि इतने रिलायंस के परफॉर्मेंस के बाद भी निफ्टी अगर स्ट्रगल कर रहा है, मुझे लगता है कि तो ये 50 पॉइंट के दायरे में 9,950 ऊपर में 9,050 पॉइंट नीचे इसमें ही रेंज में घूमते रहेगा। तो मतलब नो ट्रेड, कुछ नहीं करना है। मुझे लगा आज वागले साहब तेजी का कॉल दे देंगे फिर से, कॉशियस हो गए। बायस पॉजिटिव है। चलिए कोई नहीं, रिलायंस खरीदो, बाकी सब कुछ मत खरीदो। लेकिन अगले हफ्ते रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है, बड़ा हफ्ता है। इनफैक्ट जो बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनमें से सोमवार को भी बड़ा 17 कंपनियां निफ्टी वाली है ना, तो उसमें से 4 तो मंडे को ही है। HDFC बैंक, भारतीय इंफ्राटेल, अंबुजा सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, ये सारे नतीजे कैसे रहेंगे, इन पर हमारे 2 रिसर्च एक्सपर्ट्स वरुण दुबे और सोनम मेहता हमारे साथ है। वरुण, शुरुआत आप कीजिए। HDFC बैंक, भारतीय इंफ्राटेल दोनों साथ में बताएंगे? डेफिनेटली अनिल जी, दोनों साथ में बताएंगे। और सबसे पहले HDFC बैंक की बात करें, क्योंकि दिग्गज बैंक है, तो इस बैंक ने पिछले क्वार्टर में स्ट्रीट को काफी सरप्राइज किया था, पॉजिटिव सरप्राइज किया था, और तब से एनालिस्ट कम्युनिटी के बीच में इस स्टॉक को लेकर दरअसल जो कन्विक्शन है वो और बढ़ गया, और सबके सब मान के चल रहे हैं कि NII में कम से कम 20% की ग्रोथ ये बैंक जरूर डिलीवर करेगा। 7,780 करोड़ से बढ़ के NII 9,340 करोड़ के आसपास आ सकती है। मुनाफे में भी अच्छा खासा जंप होगा, करीब 21% के आसपास का जंप होगा। जो लोन ग्रोथ है उसमें आपको खास ध्यान रखना होगा, खासकर जो डोमेस्टिक लोन ग्रोथ है उसमें अच्छा खासा जंप ले सकता है, करीब 20% के आसपास का जंप स्ट्रीट मान के चल रहा है। और इस बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, अगर वो 4% के ऊपर है तो स्ट्रीट इसको काफी पॉजिटिव मानेगा। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल की जहां तक बात करें तो इस कंपनी के नतीजे थोड़े हद तक सुस्त रहेंगे। IMMS 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन याद रखें भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जिस तरह से डेटा का रोल आउट करते जा रहे हैं, उसके चलते इस कंपनी को काफी हद तक फायदा हो सकता है टेनेंसी रेशियोज में, और वहां आपको एक अच्छा खासा जंप देखने मिल सकता है। मुनाफे में अच्छे खासी 11% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन याद रखें जो कंपनी का एनर्जी डिवीजन है वहां से थोड़ा प्रेशर आ सकता है, जिसके कारण इस कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें कुछ गिरावट हो सकती है। 45% से गिर के ये करीब 43.6% के आसपास आने का अनुमान है।
चलिए, भारती इंफ्राटेल और ये HDFC की बात हुई, लेकिन सोनम हमारे साथ है। सोनम, अंबुजा सीमेंट और जी एंटरटेनमेंट कैसा प्रदर्शन रहेगा? अंबुजा सीमेंट से आप बेहतरीन आंकड़ों की उम्मीद रख सकते हैं, बल्कि ACC और अल्ट्राटेक ने जब बेहतरीन आंकड़े घोषित किए उसके बाद अंबुजा सीमेंट से भी मार्केट बेहद ही बुलिश हो गया है। अंबुजा सीमेंट में हम मानते हैं कि वॉल्यूम्स मजबूत रहने के कारण और बेहतरीन रियलाइजेशन से मदद मिलती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया मार्केट्स में डिमांड बेहद ही मजबूत है। वॉल्यूम से 5% बढ़ोतरी का अनुमान है, तो रियलाइजेशन में साल दर साल 7% की बढ़ोतरी का अनुमान है। जो एबिटा मार्जिन है वो आपको साल दर साल जरूर कमजोर दिखाई देगी, क्योंकि पिछले साल की यही तिमाही मार्जिन के फ्रंट पर बेहद ही मजबूत रही थी। तो एक हाई बेस के कारण जरूर आपको दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन बेहतरीन रियलाइजेशन से काफी मदद मिल जाएगी। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ से भी अच्छे आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। रेवेन्यू में आपको जरूर एक फॉल दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल की इसी तिमाही में स्पोर्ट्स कारोबार शामिल था। कंपनी ने पिछले तिमाही में ही स्पोर्ट्स कारोबार को बेच दिया है और इसी की वजह से आपको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, और जो एड रेवेन्यू है वहां पर भी 6% की ही सिर्फ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर स्पोर्ट्स कारोबार होता तो 14% का जंप देखने को मिलता। सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्जिन, जहां पर मजबूत आंकड़ों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफी वक्त से अपने खर्चों को कम कर रही है। साथ ही कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स कारोबार जो बेच दिया है उससे जुड़े जो भी लॉसेस थे वो भी अब हट जाएंगे, तो इसके कारण मार्जिन मजबूत रह सकते हैं। ओके, तो ये इनफैक्ट 4 कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां जिन पर नजरें रहेंगी। जी एंटरटेनमेंट, अंबुजा सीमेंट, HDFC बैंक और साथ ही साथ भारती इंफ्राटेल। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस जानकारी के लिए। अब क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए इन काउंटर्स में, ये समझ लेते हैं हमारे जानकारों से। इनफैक्ट हमारा साथ संजीव भसीन भी दे रहे हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। आज ऑफ कोर्स रिलायंस वाला फ्लेवर बाजार में देखने को मिला है, तो पहले उस पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि मुझे याद है कल नंबर्स के बाद आपने कहा था कि शायद स्टॉक थोड़ा सा पीक आउट हो चुका है, अब यहाँ से ज़्यादा एक्शन नहीं देखा जाएगा। लेकिन रिलायंस जियो का जो ऐलान है, दूसरी ओर जो निवेशकों को रिवॉर्ड किया है बोनस इशू के बाद के साथ, अब क्या राय बन रही है आपकी? हाँ, तो हर्षिता, द बोनस वाज अ सरप्राइज, और इतना बड़ा मार्केट कैप आई थिंक ऑलमोस्ट 3000 करोड़ है, तो दैट विल डबल। बट ये बता रहा है कि द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ सर्विसिंग द लार्ज बेस, और आई थिंक जियो का डिसरप्शन अभी थोड़ा और चलेगा। आई डोंट नो हाउ मच इफेक्ट दिस विल हैव, क्योंकि मास मार्केट में उतना उसका पेनिट्रेशन होए, ये एक स्पेकुलेटिव है। होएवर ये दिख ही रहा है कि ऑल द टेलकोज आर गोइंग टू सफर। तो आपने देखा भारतीय आइडिया में जो अब एक वापस पुल बैक अच्छा आया था, वो भी अब प्रॉब्लम में आएगा, बिकॉज दे नंबर्स कांट हाइड द लॉसेज। और साथ में जो डिजिटल कंटेंट में उन्होंने और देने की आपको फोर्थविथ की है, दैट आई थिंक विल आल्सो अफेक्ट सम ऑफ द केबल प्लेयर्स। आई थिंक डिश टीवी एंड द लाइक्स, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बट सम ऑफ पार्ट्स, हर्षिता, इवन कम बोनस इज नाउ मोर ऑफ अ टेक्निकल कॉर्पोरेट एक्शन, तो आई थिंक वो 2 महीने में मिटिगेट हो जाएगा। 800-850 एक्स बोनस वुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर रिलायंस, और जो हम सोचते हैं ईयर एंड टारगेट था वो ऑलरेडी हमारे को जुलाई के महीने में आ गया। वी डोंट सी टू मच ऑफ एन अपसाइड ऑन रिलायंस आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स, एंड और हमें लगता है जो कैपेक्स का जो उनका एक अल्टीमेट बेस था वो अब पूरा हो चुका है। सो इट विल बी मोर ऑफ सम ऑफ पार्ट्स गोइंग अहेड। ओके, और इस बीच आप देखिए 3.5% की बढ़त इस काउंटर में 1585 के आसपास RIL ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। HDFC बैंक, और इनफैक्ट भसीन साहब, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और यहाँ पर विदेशी FI ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हो गए। 2100 का कॉल आया है ऑफ लेट, और जिस तरह से कंपनी न्यू बिजनेस एरियाज या फिर डिजिटल फुटप्रिंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, वहां पर ग्रोथ आती दिखाई देगी। और जैसे हम वरुण से भी सुन रहे थे कि एक फेयर क्वार्टर नजर आएगा कंपनी के लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है HDFC बैंक से? क्या करंट लेवल्स पर आप खरीदारी करने के फेवर में रहेंगे? हाँ, देखिए, अगर आपने 10,000 रुपए कोई शेयर अगर बास्केट लेनी है तो उसमें रिलायंस, लीवर, ITC, मारुति और HDFC बैंक, ये 5 स्टॉक्स जरूर होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द वंस विच हैव जो आपको 9,000 से 10,000 लाए हैं, उनमें इनकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और अपने अपने सेक्टर में दे आर मार्केट लीडर्स। HDFC बैंक एट 4.5-5 टाइम प्राइस टू बुक 4.6 टाइम्स इज नॉट अ चीप बैंक, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, लेकिन
क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसने जो पीछे से 2 क्वार्टर से ग्रोथ दिखाई है वो फिर बता रही है कि उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसकी जो एसेट क्वालिटी है और उसके जो आगे जाते हुए रिटेल पे फोकस है थ्रू द डिजिटल ऐप, दैट विल अगेन गेन मोमेंटम। जैसे हमने कहा, वी आर नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस एट दीज लेवल्स बिकॉज द स्टॉक इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये उनके लिए है जो इस बास्केट से भी आगे जाना चाहते हैं। देन दिस विल बी अ की कंपोनेंट ऑफ एनी पोर्टफोलियो इफ यू आर बुलिश गोइंग अहेड। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो स्टॉक को रखना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, मारुति और HDFC बैंक, ये टॉप 4 पोर्टफोलियो पिक्स है भसीन साहब के। वो इस समय थोड़ा सा मानते हैं कि कुछ एक्सपेंसिव है काउंटर्स, लेकिन जब भी गिरावट आए, मौका मिले, इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक स्टॉक जिसमें हालांकि हम देख रहे हैं अब ट्रेडिंग एक्शन बढ़ रहा है वो है BEML। और वागले साहब, इस पर आप नजर डालिए, 1569 के लेवल्स, इनफैक्ट 1570 आ चुका है, 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। क्या खरीदेंगे? हर्षा, मैं खरीदूंगा डेफिनेटली। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इसमें उभर कर आ रहा है जिस तरह से ये प्राइस निकल रहा है। और स्विंग हाई मुझे लगता है ये 1620 1630 तक की मूव की शुरुआत है, तो मैं बिल्कुल करंट लेवल पे खरीदूंगा। और एक 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 20-25 रुपए में भी 30-35 रुपीज का अपसाइड होगा। ओके, 30-35 रुपीज का अपसाइड यहाँ पर दिख रहा है, तो तेजी पकड़ी है इस काउंटर ने और वॉल्यूम एक्शन जबरदस्त है। इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट पर कुणाल अगर नजर डालें आप, 3% ऊपर है। आज ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे कि अगले हफ्ते नंबर्स आएंगे, लेकिन क्या ट्रेड लेने लायक शेयर है करंट लेवल्स पर, या फिर काफी भाग चुका है नतीजों से पहले? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि भाजपा एक रेजिस्टेंस इस काउंटर के लिए है जो कि 555 के रीजन में है और बिल्कुल उन्हीं स्तरों के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब ये 555 को निकाल जाएगा तभी आपको इसमें बड़ा अपसाइड आते हुए दिखेगा। हालांकि ये देखिए लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब ट्रेड हो रहा है। 555 मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आज उसके ऊपर क्लोज आता है तो डेफिनेटली इसी को खरीदना चाहिए और फिर संभावना है कि आपको यहाँ पर 575 580 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में खरीद के जाएं अगर 555 के ऊपर क्लोज आए तो। ओके, ये फिलहाल आपके सामने स्टॉक 3% ऊपर। होम फाइनेंस कंपनियां और 2 स्टॉक्स जो आज खबरों के चलते, खबरें नहीं, नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक ऑफ कोर्स है DHFL, 4% का नुकसान हुआ इसमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा है कैनफिन होम्स। भसीन साहब, DHFL के नतीजों में ऐसा क्या है कि ये 4% टूटना चाहिए, या फिर ये मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है? और कैनफिन भी देखिए 80 रुपए गवा चुका है आज। हाँ, आई थिंक दोनों में जो रिजल्ट की अपेक्षा थी वो दोनों मीट हो गए एंड इट इज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। और DHFL में हमने देखा है दे आर गोइंग टू रेज फर्दर डेट टू सर्विस एक्सपैंड देयर कैपिटल बेस। तो डेट रेज करने से इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी रिड्यूस होएगा। इस कारण से आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। उन्होंने ये इंडिकेट भी किया है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड मार्जिन्स आर एट द बेस्ट। तो आगे जाते हुए ये स्पेस, हर्षिता आपको ये ध्यान रखे देखना कि होम फाइनेंस इज नाउ बिकमिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको फेरबदल एज फार एज NPA आए, जैसे कैनफिन ने दिखाया कि थोड़े से NPAs बढ़े हैं, मार्केट कैन बी लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट। तो आई थिंक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है, ये शेयर्स दोनों आउट परफॉर्मर रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ पे स्मार्ट मनी में बी सेलिंग दैट आफ्टर द न्यूज। ओके, तो शायद यहाँ पर कुछ हाथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स देखिए आज सबसे ज्यादा मार इधर ही पड़ी है। इस बीच स्ट्राइड साशून आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 4.5% का उछाल, और ये वायदे बाजार में भी थोड़ा सा एक्टिव है काउंटर, करीब 4-5% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है इसमें। कुणाल, आपके रेडार पर है क्या? डेफिनेटली है हर्षा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1120 1130 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो इसको आप फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं और इसको कैश मार्केट में भी खरीदें तो मुझे लगता है और अपसाइड बनेगा। डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। ओके, खरीदारी की राय यहाँ पर स्ट्राइड साशून में भी देखिए थोड़ा सा मोमेंटम इस काउंटर में जरूर देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जो थोड़ा सा एक्टिव होने लगा है आज फिर वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। अब ये काउंटर इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते का चार्ट आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद एक मंथली चार्ट भी निकालेंगे आपके लिए। ओवर द वीक देखिए 40% की तेजी इसमें देखने को मिल गई होगी। मैं बात कर रही हूँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की, और साथ ही आप देखेंगे
मंथ ऑन मंथ तो 50% से ज्यादा के रिटर्न्स बने हैं। अब नंबर स्ट्रॉन्ग थे, दूसरा भारत नेट से फायदा मिलेगा ऐसी उम्मीद है। कंपनी का मैनेजमेंट से इनफैक्ट मैंने ही कल बात की थी और भसीन साहब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच होगा कि सरकार की पॉलिसी थोड़ी सी अलग होती है इन बड़े प्रोजेक्ट्स में। लास्ट टाइम इनको ऑर्डर्स मिले थे लेकिन इस बारी दे नॉट श्योर कि क्या सिर्फ इनको वो ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करनी होगी या फिर कुछ और वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा नेटवर्क सेटअप करने के लिए, जिसमें कंपनी अब उतरने लगी है। क्या कॉल रहेगा इतना भागने के बाद 224 पर स्टरलाइट टेक? बट हर्षिता, ये शेयर तो काफी, आई थिंक इट इज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर्स इन रीसेंट टाइम ऑन द बैक के ऑप्टिकल फाइबर स्टॉक्स ग्लोबली आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अगर ये भारत सरकार का जैसे भी ये न्यूज फ्लो है और ये पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो आ जाता है तो इट विल बी अ बिग इट विल बी अ बिग किकर फॉर द कंपनी। बट यहाँ केविट ये है कि ये ऑलरेडी न्यूज फैक्टर हो चुकी है फ्रॉम पीपल इन द नॉलेज और तभी वो शेयर काफी बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यू डोंट गेट कॉट ऑन द रॉन्ग एंड। Let the news come out, then do your valuation checkup and then buy it. The stock has been an outperformer. We would recommend wait for declines. Okay, और वक्त है 3:15 और ये वक्त होता है BTST या फिर STBT कॉल्स का। और आज हफ्ते के आखिरी दिन किन शेयरों में इस वक्त आप करें एक्शन सोमवार के लिए रिवर्स करने के लिए। आज से तो सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने भेजा है हमें कोल इंडिया पर खरीदारी का कॉल और ये स्टॉक काफी दमदार मोमेंटम में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 266 के लक्ष्य के लिए ट्रेड करें आप अभी। सोमवार को ये रखे गए लक्ष्य और 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन सामने DLF और DLF कैसे बेचेंगे? DLF तो वायदा कारोबार के बैन में है तो आप पोजीशन तो कैरी करके जा नहीं सकते, कैश में शॉर्ट कर नहीं सकते, तो ये कॉल हटा दीजिए। ओके चलिए, अब निशान जैन ने भी हमें कॉल भेजे। टाटा मोटर्स, निशान जैन कह रहे कि तेजी करिए इसमें 460 के स्टॉप लॉस के साथ 472 का टारगेट रखिएगा। और सूज लोन ये दूसरा स्टॉक है वायदा कारोबार का जहां 18 रुपये 70 के स्टॉप लॉस के साथ आप कीजिए खरीदारी 20 रुपये के टारगेट के लिए। ओके, कुणाल सराव जी हमारे साथ हैं, हमारे अगले एक्सपर्ट, और उनसे पूछते हैं कुणाल आपके कॉल्स कौन से हैं? देखिए दोनों काउंटर्स पे बात हो गई अनिल जी, लेकिन सबसे पहले जेपी एसोसिएट जिसकी बात हमने की थी, मुझे लगता है जेपी को खरीदना चाहिए, कैश मार्केट में खरीदें। मुझे लगता है 27 तक चला जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस 25 रुपये पर रखें। और दूसरा काउंटर स्ट्राइट शासन जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, मुझे लगता है इस पर भी इन स्तरों पर खरीद करें। लक्ष्य होगा 1100 का, स्टॉप लॉस रखना होगा 1060 पर। ओके, ये फिलहाल आपके लिए पिक्स इस समय के। इनफैक्ट स्ट्राइट शासन पर अभी हम बात कर रहे थे और 1100 का टारगेट भी दे दिया है कुणाल ने। लेकिन वागले साहब आप बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं, कहां पर ट्रेड का मौका दिख रहा है? अर्षदा, दोनों BTST रहेंगे। पहला होगा जी एंटरटेनमेंट। आई थिंक प्री रिजल्ट की मूव है, उसमें मैं इनकैश करना चाहूंगा। 551 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 564। दूसरा होगा रिलायंस। मुझे लगता है ये मूव मंडे को कंटिन्यू होगी। 1630 का मेरा टारगेट है और 1570 का स्टॉप लॉस है। 1600 का टारगेट आज आया नहीं वागले साहब का, तो थोड़ा वागले साहब लगता है बिल्कुल पूरा टारगेट हासिल करने के मूड में। लेकिन सोमवार के लिए टारगेट बढ़ा दिए हैं रिलायंस के 1630, आज भी 1595 तक तो जाई आया, तो ऐसा तो नहीं है कि टारगेट से बहुत दूर रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छी मजबूती आज भी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन स्टॉक्स जो अब एक्शन में दिख रहे हैं आज, उनमें जुबिलेंट फूड वर्क 3.5% का नुकसान यहाँ पर है और ओपन इंटरेस्ट 12% से घटा है यहाँ पर। यहाँ पोजीशंस काफ़ी आज हल्की होती हुई दिख रही हैं। DLF भी लग रहा है आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ जाएगा, 3.5% स्टॉक कमजोर है, 6% यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट घटा है, ये भी बैन से बाहर निकलने की तैयारी में है। जुबिलेंट फूड वर्क साहब, भसीन साहब इस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे, क्या जुबिलेंट या फिर वेस्ट लाइफ कोई शेयर पसंद है आपको इस स्पेस का? तो देखिए जुबिलेंट को हम ट्रैक करते हैं और उन्होंने जो सेम सेल स्टोर्स है उसमें काफी इजाफा दिखाया है और मार्जिन्स में एक्सपैंड किए हैं। आई थिंक उसकी जो बॉटमिंग आउट साइकिल था आफ्टर द चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑन द टॉप और जो उन्होंने कुछ नीतियां की हैं वो सब अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट दे रही हैं। साथ में आई थिंक इनपुट कॉस्ट हैव गॉन डाउन और उन्होंने जो कवर स्टार्ट किया है वो और एक्टिव हो गई है। सो आई थिंक देयर मार्केट शेयर में हैव गॉन अप एंड जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मार्केट से की उम्मीद से आगे थे।
हम सजेस्ट करते हैं अगर आपको कंजम्पशन स्पेस में रहना है तो हमें ये शेयर डिक्लाइन पे पसंद है, क्योंकि आई थिंक इसमें बॉटमिंग आउट हो चुकी है और आगे जाते हुए इट शुड सी मोर मार्जिन। यहाँ पे एक और शेयर भी हम जो कवरेज में हमारी है और जहाँ पॉजिटिव है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है इन दिस सेम बेवरेज मार्केट एंड टाटा ग्लोबल। ये दोनों और जुबिलेंट तीनों हमें अच्छे लगते हैं ऑन डिक्लाइंस। ओके, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज इस स्पेस में। सुबह में अनिल मुझे याद है आप लोग वर्लपूल, ब्लू डार्ट, अब नहीं ब्लू स्टार जैसी कंपनियों की बात कर रहे थे। इस समय सिम्फनी में तेजी आ रही है। सिम्फनी का शेयर इनफैक्ट 3.5% भागा है और वॉल्यूम नॉर्मली हम देखते हैं 7,000 शेयरों का रहता है इस ट्रेड में। आज देखिए 22-23 हजार शेयरों का कारोबार हो चुका है दोनों एक्सचेंजेस को मिलाकर, या फिर स्टॉक 3.5% ऊपर है। काफी एक्शन बढ़ रहा है। वागले साहब, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अब 4.5% का उछाल आ गया है। अर्षिता, अगर बड़ी मूव एक्सपेक्ट करनी है तो मैं समझता हूँ 1400 के ऊपर ही जब ये ट्रेड करने लगेगा, फिर मैं लगभग 1500 1550 की बात करूंगा। तो फिलहाल अगर आप 3-4% ट्रेडिंग मूव की बात कर रही है तो ठीक है। अदर देन दैट मैं 1400 के ऊपर ये बाय करने में ज्यादा पैटर्न क्लियर होगा। ओके, सिम्फनी इलिक्विड स्टॉक है, हालांकि आज तो 2.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, लेकिन जनरली ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, इन शेयरों में तो आप निवेश के लिहाज से दिमाग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बालाजी टेली एक और स्टॉक है जो आज खुला मजबूत, उसके बाद तेजी भी हुई 202-203 तक जाकर अब 185-87 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इन तमाम नए डेवलपमेंट्स के बीच बालाजी टेली पर क्या व्यू है आपका बसीन साहब? निवेश के लायक लगता है? यदि हाँ तो किन लेवल्स पर खरीदेंगे आप? नहीं, आई थिंक ऑलरेडी इसमें सारी न्यूज़ डिस्काउंटेड थी। हमने देखा है प्रमोटर्स ने भी ऑलरेडी अपना स्टेक बढ़ाया है और ये हुआ है। और अब जो भी है रिलायंस के साथ टाई अप इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव। लेकिन आपके साथ ही आपके ही चैनल में 1 साल पहले रिलायंस ने टीवी 18 भी लिया था, तो उसके बाद भी उसका शेयर में भी एक इनिशियल स्पॉट आया था। शेयर में तो कुछ भाव ज़्यादा इतना बढ़ा नहीं, तो हमें लगता है बालाजी टेली भी अब यहीं रुक जाएगा। उसके ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट, रब ऑन इफेक्ट है, वो जरूर प्ले आउट करेगा, बट फंडामेंटल्स में चेंज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, टाइम लग सकता है बालाजी टेली में। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली जरूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक और फैक्टर है कि जिस प्राइस पर लिया है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का भाव है। 164 पर मेरे ख्याल में बालाजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज हिस्सेदारी ले रही है और वो स्टॉक काफी भाग चुका है पिछले कुछ दिनों में। कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए यहाँ पर भी एक्शन बढ़ रहा है। जो बैंक निफ्टी अब 60 पॉइंट ऊपर है, उसमें निजी बैंकों का हाथ है। एचडीएफसी पर भी हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेके जाना है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, वागले साहब कुछ ठीक लग रहा है? हर्षदा, दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। दोनों में अगर चूज करना है तो मैं फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक चूज करूंगा। 302, 301, 302 के आसपास मुझे लगता है ये 310, 312 तक मंडे या ट्यूसडे तक ही दे सकता है। ऑन द डाउन साइड 298 के नीचे जाना नहीं चाहिए, 297 के नीचे फॉर द ट्रेंड टू रिमेन इंटैक्ट। चलिए, ये फिलहाल दोनों ही निजी बैंकों में देखिए एक्शन बढ़ रहा है और 2.25% का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है। कोटक में ज्यादा एक्शन। जेपी ग्रुप में हम देख रहे हैं, जेपी एसोसिएट्स 3% ऊपर, जेपी पावर में अच्छी तेजी बनती हुई, तो ये कुछ एक्टिव है। साथ ही साथ कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर तेजी का मूव आया है। बजाज फिनसर्व इनफैक्ट ये स्टॉक नंबर्स के बाद एक्टिव होने लगा है, 4,900 के लेवल्स आ चुके हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और काउंटर। और पहले अनिल हम बात कर रहे थे शुगर कंपनियों की, श्री रेणुका पर भी नजर डालनी चाहिए। यहाँ पर भी काफी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। श्री रेणुका करीब 8% भागा था, 16% ऊपर आ गया है। तो इनफैक्ट एनसीडीएक्स के क्या हम रेट्स देख सकते हैं? वो मुझे याद है कि हाईस पर एटलीस्ट कल परसों थे, तो उसका असर बनता हुआ दिखाई दिया था। वसीम साहब, आपकी क्या राय है इन चीनी कंपनियों पे? फिर से दोहराएंगे? शुगर स्टॉक्स भसीन साहब, चीनी कंपनियों में काफी तेजी है जी। हाँ, तो हर्षिता हमारी 3 शेयरों पे बहुत पॉजिटिव कवरेज है और हमने ये पोर्टफोलियो बायस काफी नीचे दिए हैं। द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप। डीसीएम, श्रीराम, ईआईडी, पैरी एंड बलरामपुर चीनी, दीज आर द 3 मार्केट लीडर्स। इनमें इन्वेंट्री भी है और इनमें बेस्ट ऑफ प्राइसेस भी आएंगे।
हाउएवर एज अ केवियट ये कहना चाहेंगे कि शुगर में अभी भी डिमांड सप्लाई में थोड़ा मिसमैच है, बट द स्टॉक्स आर नाउ फुली प्राइस्ड। तो स्टॉक्स में उतना अपवर्ड मूवमेंट आना शायद ना हो बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट, बट फंडामेंटल्स में अभी भी थोड़ा सा इसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू बी फोकस्ड विद द मार्केट लीडर्स, डीसीएम श्रीराम, बलरामपुर चीनी एंड ईआईडी पैरी। ओके, तो ये है शुगर शेयरों पर राय इस वक्त। इस बीच आईटी शेयर भी आज काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। विप्रो के अलावा टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सब में खरीदारी होती हुई दिख रही है। कोई आईटी स्टॉक सोमवार के लिए वागले साहब आपकी स्क्रीन पर अगर दिख रहा हो, तेजी करके जाना चाहें? अनिल जी, एचसीएल टेक आपने जो मेंशन किया वो एक स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, 900 के ऊपर निकल गया है। मुझे लगता है 920 930 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो मैं विप्रो में तो मैं पॉजिटिव हूँ, वो लेवल के जो हमने सुबह बात की थी उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो दूसरा जो स्टॉक मेरा एचसीएल टेक होगा। बीईएमएल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। कुछ देर पहले आपको याद होगा हम चर्चा कर रहे थे और संदीप वागले ने ही बोला था कि खरीदारी बनती है और वो स्टॉक देखिए अब 65 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, 65 रुपए भाग गया है। दरअसल एक वायर्स पर, रॉयटर्स पर खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे ख्याल में विनिवेश की फहरिस्त में बीईएमएल का नाम पहले से ही था। अब ज्यादा इसमें नया क्या है ये पूछना पड़ेगा, लेकिन 26% सरकार अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेगी, यानी ये अपडेट है। लेकिन ये हमेशा से एक विनिवेश का कैंडिडेट रहा है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले यही कंपनी थी जिसमें सरकार ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, पहले तो जाने जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन तो स्टॉक मेरे ख्याल से 800 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। पहले तो गिर गया बहुत, ठीक है, और गिरा और 850 करीबन तक कुछ 900 ट्रेड करता था। फिर उसके बाद लोगों ने पढ़ा ही नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, ठीक है, फिर नीचे जाके देखा तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लिखा था। फिर वो उसने 880-90 का रिवर्सल लिया और उसके बाद जो स्टॉक भागा वो रुका ही नहीं। अब आज की इस खबर की जो इम्पोर्टेंस है वो बता दें। इम्पोर्टेंस क्या है? सरकार तो चाहती है, सरकार ने अपना इरादा भी बताया और डिपार्टमेंट ऑफ ये डीपम को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो भी है ना, उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे। लेकिन बीईएमएल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसे हरी झंडी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफेंस के कारोबार में, और डिफेंस के कारोबार में आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको लगता है कि बड़े प्लेयर, बाहर के प्लेयर आने चाहिए, तो फिर इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं कोई राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आप समझौता तो नहीं कर रहे हैं। और उसको लेकर हो सकता था डिफेंस मिनिस्ट्री किसी तरह के कोई ऑब्जेक्शन उठाए। लेकिन अगर आज ये खबर आ रही कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इन प्रिंसिपल मंजूरी दे रही है, तो फिर ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है। मेरे ख्याल से ये, इसे आप एक तरह से ये कह सकते हैं ये आखिरी बाधा है। अब तो खाली प्राइसिंग वाला ही मामला रहेगा कि ये किस प्राइस पर हो पाता है। बसीन साहब से पूछते हैं। बसीन साहब, बीईएमएल के लिए क्या ये बड़ी पॉजिटिव खबर है और क्या फिर इस लिहाज से अभी भी मौका है खरीदारी करने का? हाँ बिल्कुल, बीईएल और बीईएमएल दो नम्रता शेयर हैं और आपने उसका पूरा विवरण दे दिया। 800 रुपए भाव जब नीचे आ गया था, और अगर स्ट्रैटेजिक सेल करती है तो आई थिंक सरकार के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इन बिजनेसेस में उनका अपनी निजी साझेदारी होनी अनिवार्य नहीं है। और अगर जैसे आपने कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अगर नो ऑब्जेक्शन मिल जाए, सो बीईएमएल कैन बी अ री-रेटेड स्टॉक। आई थिंक उसमें 25% अपसाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आएगा, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को अगर स्टेक बेच दिया जाए तो इट वुड बी अ वेरी बिग लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, और सरकार की नीतियों से भी बहुत एक पॉजिटिव रुझान निकलेगा। तो ये है आपके लिए बीईएमएल पर राय। देखते हैं हर्ष, इसमें तो फिर एक चांस ये भी बनता है कि अगर ये खबर वाकई में बड़ी पॉजिटिव, तो सोमवार को के लिए काफ़ी कुछ अपग्रेड्स आने की भी संभावना बन सकती है। पॉसिबल है, क्योंकि इसी तरह की डेवलपमेंट्स का इंतजार एफआई ब्रोकरेजेस को रहता है। और स्टॉक वैसे भी हम देख रहे हैं एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है 1600 पर, लेकिन दिन की समाप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, आखिरी 1.5 मिनट बचा है और आज हमने देखा है कई ऐसे काउंटर्स रहे हैं जो खबरों के चलते एक्टिव रहे हैं। लेकिन कुणाल वागले साहब, संजीव भसीन साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर आज के बाजार की एनालिसिस करने का। लेकिन बाजार देखिए कहां पर जाकर टिक रहा है, 9,915 पर फाइनली इस हफ्ते समाप्ति होती दिखाई देगी, क्योंकि इस लेवल से इस पूरे हफ्ते काफी आंख मिचोली हमने खेली है। तो इस पर एक क्लोज
अच्छा माना जाएगा, अहम माना जाएगा। सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है मेरे ख्याल में। हाँ, क्योंकि एक ही बार 9,900 के ऊपर बंद हुआ, वो था 9,918 का लेवल, जहाँ तक मेरी याददाश्त थी। तो उसी के आसपास यहाँ पर हम देखेंगे वो समाप्ति होती हुई दिखाई देगी, तो पॉजिटिव है। और यहाँ पे फिर मूड सेट हो जाता है फिर 10,000 के लेवल्स के लिए, क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि 9900 तो पहले पार कर ले, फिर 10,000 की बात करेंगे। तो आज देखिए जरा बताइए फिर यूरोप और अमेरिका कैसा है, तो उससे अंदाजा लगा ले कि फिर अभी से आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए सोमवार को 10,000 की तैयारी के लिहाज से। फटाफट लाइए यूरोप के बाजार, हमारे बाजार बंद हो उससे पहले लोगों को निफ्टी खरीदना है तो मौका चूके नहीं। यूरोप तो ठंडा है, चलिए कोई खास बात नहीं। अमेरिका बताइए, अमेरिकी फ्यूचर्स कैसे रहेंगे? डाउ फ्यूचर्स 10 पॉइंट मिले जुले, ऐसा कोई तोड़फोड़ ट्रेडिंग सेशन जैसे संकेत तो नहीं है। तो चलिए ठीक है, सोमवार को फिर सुबह देखेंगे क्या कुछ होता है। और वैसे भी देखिए निफ्टी ने 9,928 के हाई को पार नहीं किया, उसके करीब तो पहुंचा है। तो कुल मिलाकर अच्छी क्लोजिंग, लेकिन पूरा ये 100% आप दावे के साथ कह दें कि 10,000 सोमवार को ही हो जाएगा सनी, लेकिन एक चीज़ पक्की है आज की क्लोजिंग के बाद। और हर्षदा, आज की क्लोजिंग की अहमियत ये है कि हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग है, तो इसे वीकली क्लोजिंग है। इस वीकली क्लोजिंग में अगर आप 9,900 के पार बंद हो रहे हैं तो फिर पूरी संभावना है कि एक्सपायरी के हफ्ते में शॉर्ट कवरिंग आपको 10,000 के पार ले जा सकती है। और इस बार 10,000 जब पार करेंगे ना तो 10,000 पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा 200 पॉइंट और ऊपर बनने चाहिए, तो अच्छे से पार करेंगे। टच एंड गो नहीं होगा शायद, क्योंकि हमने पार करने के लिए मेहनत भी काफ़ी की, इंतज़ार भी काफ़ी किया। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल बाजार हो चुके हैं बंद, 117 अंक ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 39 अंक ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को कैसे भूल रहे हैं हम, ये तो हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए कैसे क्या कह सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रीम रन। 5 दिन, इस हफ्ते के 5 दिन बैंक निफ्टी ने लगातार 5 दिन इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर हाई बनाए। इससे क्या बढ़िया बात हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग हफ्ता रहा है ट्रेडिंग करने के लिए। आज से तो शानदार ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी। आज इंट्राडे हाई नहीं बनाए, खाली 10 पॉइंट से रह गए, लेकिन 5 दिन क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने हाई बनाई। बस इन साहब से विदा लेंगे, कुणाल जी से और वागले साहब सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो चलिए, हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों का शानदार प्रदर्शन। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज का हाईलाइट ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहा है, तो उसी पर एक खास पेशकश आप देखिए इस छोटे ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।